डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वृद्धि के प्रक्रियात्मक मॉडल, राज व सीन का मॉडल, यानी ऑपरेशनल मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, राज एंड सीन मॉडल। देखिए, राज और सीन का जो मॉडल है, इस मॉडल को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लेकिन इसके साथ ही जो मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, विशेष तौर पर बीए, एमए, नेट वाले स्टूडेंट या जो आरएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएएस या पूरे समस्त भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, उनके लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए विशेष तौर पर जिन कैंडिडेट्स का इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वृद्धि के प्रक्रियात्मक मॉडल, राज व सीन का मॉडल, यानी ऑपरेशनल मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, राज एंड सीन मॉडल, और प्रोफेसर के एन राज तथा अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन के बारे में आपने सुना है। अमर्त्य कुमार सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने कलकत्ता से अपनी स्टडी की और वहीं इन्होंने इस मॉडल का निर्माण किया। अमर्त्य कुमार सेन का मॉडल गतिहीन अथवा अवरुद्ध निर्यातों की दशा में आर्थिक वृद्धि की वैकल्पिक प्रतिकृतियाँ, यानी अल्टरनेटिव पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर द कंडीशंस ऑफ स्टेटमेंट एक्सपर्ट्स का विवेचन प्रस्तुत करता है। यह मॉडल कीन्जियन समग्र प्रणाली एवं विस्तृत आदा प्रदा प्रणाली के मॉडलों के मध्यवर्ती पथ का अनुसरण करता है। राज व सीन का मॉडल कीन्जियन प्रकार के मॉडलों अर्थात हेरोड डोमर मॉडल से इस दृष्टि में आगे है कि ये उच्च प्रवृत्ति के कारण अविरत वृद्धि के कई संरचनागत पक्षों को छिपा देते हैं तथा बहुत सामान्य प्रकृति का होने के कारण इन मॉडलों के नीतिगत निहितार्थ ज्ञात करने कठिन होते हैं। क्षेत्रीय विभाजनों द्वारा इनका निर्माण नियोजन की उपयुक्तता का औचित्य सिद्ध करता है। प्रोफेसर लियोनतीफ की तरह के आदा प्रदा मॉडल, यानी इनपुट आउटपुट मॉडल, यद्यपि नियोजन नीतियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, परंतु व्यक्तिगत मदों की विस्तृत आदा प्रदा लियोनतीफ तालिका का प्रयोग कर उससे निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के महालानोविस मॉडल से देश में किए जा रहे विनियोग की वृद्धि दर का पूंजी वस्तु क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि के साथ संबंध निर्दिष्ट किया गया था। इसके प्रभाव इस सन्निहित मान्यता पर आधारित थे कि घरेलू पूंजी
वस्त्र उद्योगों का उत्पादन निर्यातों के बदले प्राप्त पूंजी वस्तुओं के आयातों से पूरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राज व सेन का मॉडल कुछ ऐसी निश्चित वृद्धि की समस्याओं से संबंधित है जब निर्यात प्राप्तियां अवरुद्ध होती हैं। अतः यह प्रोफेसर पी.सी. यानी प्रशांत चंद्र महालानोबिस के 4 क्षेत्र मॉडल की दिशा का अनुसरण करता है। अब देखिए इसकी असेम्पशन यानी मान्यताएं। राज व सेन का मॉडल यह मानकर चलता है कि नंबर 1, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश जिनमें तेल उत्पादक देशों को सम्मिलित नहीं किया गया है, इस स्थिति में नहीं है कि वह उस समय अवधि में जब विकास की प्रवृत्तियों का अनुकृतियों से संबंधित निर्णय लिए जा रहे हों, अपनी निर्यात प्राप्तियों में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं होते। नंबर 2 जो इसकी मान्यता है वह इस चरम मान्यता के अधीन कि प्राथमिक उत्पादक देश निर्यातों के द्वारा अपनी प्राप्तियों को बढ़ा सकते हैं या बढ़ा सकने में समर्थ नहीं होते। राज व सेन ने विकास के उन वैकल्पिक स्वरूपों की चर्चा की जो इन अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान थे और वृद्धि हेतु प्रभावपूर्ण थे। नंबर 3 यह मान्यता है कि निर्यात प्राप्तियां अवरुद्ध हैं से यह आशय नहीं है कि देश के निर्यात उद्योगों के पक्ष में गतिरोध विद्यमान है, बल्कि यह माना गया है कि निर्यात प्राप्तियों में अवरुद्धता मांग पक्ष की सीमाओं से उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसी अनिश्चितताएं विद्यमान होती हैं जिससे वस्तु के निर्यात प्रभावित होते हैं। इसके बाद मॉडल की क्षेत्रीय संरचना। अब देखिए मॉडल की क्षेत्रीय संरचना यानी स्ट्रक्चर, सेक्टरल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। देखिए प्रोफेसर पी.सी. महालानोबिस ने अपने 4 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार के उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रों तथा एक विनियोग वस्तु क्षेत्र के बृहत वर्ग जिसे उसमें के से प्रदर्शित किया था, के क्षेत्र में विभाजित किया। अतः यह मॉडल उपभोग वस्तुओं को उत्पादित करने वाली विनियोग वस्तुओं एवं विनियोग वस्तुओं को उत्पादित करने वाली विनियोग वस्तुओं के मध्य भेद करता है। राज एवं सेन ने अपने मॉडल की क्षेत्रीय संरचना में मध्यवर्ती वस्तुओं यानी इंटरमीडिएट गुड्स को सम्मिलित किया। अब देखिए इन्होंने जो सम्मिलित किया है उसके बाद नियोजन हेतु नीतियों के प्रभावों को व्युत्पादित करने की सुविधा हेतु अर्थव्यवस्था को राज व सेन ने 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अब देखते हैं 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो
नंबर 1, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र जिसे सी से प्रदर्शित किया, किसे? सी से प्रदर्शित किया। नंबर 2, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र हेतु, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र हेतु विनियोग, और इसे प्रदर्शित किया आई से, विनियोग वस्तुएं, और इसे आई से प्रदर्शित किया, यानी आई। तीसरा जो पॉइंट है वह है कच्चा माल व विनियोग वस्तु क्षेत्र और इस क्षेत्र को प्रदर्शित किया आर से। नेक्स्ट, चौथा जो पॉइंट है मशीनरी क्षेत्र, मशीनरी क्षेत्र, और इस मशीनरी क्षेत्र को प्रदर्शित किया एम से, किससे? एम से। अब देखिए इनका यानी नियोजन हेतु नीतियों के प्रभावों को जो व्युत्पादित करने की सुविधा हेतु इन्होंने जो अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया, उसमें सबसे पहला पॉइंट था उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र, जिसे सी से प्रदर्शित किया। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र हेतु विनियोग वस्तुएं, जिसमें आई से रिप्रेजेंट किया, यानी इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर, और इसके बाद कच्चा माल व विनियोग वस्तु क्षेत्र जो आर से रिप्रेजेंट किया है, मशीनरी क्षेत्र को एम से प्रदर्शित किया। और यहाँ देखिए मशीनरी क्षेत्र में जो एम से प्रदर्शित किया है, जिसमें क्या क्या चीज शामिल हैं? आई आर व एम, आई आर व एम हेतु विनियोग वस्तुएं शामिल हैं, विनियोग वस्तुएं शामिल हैं। यानी चौथे जो बिंदु है मशीनरी क्षेत्र, इस मशीनरी क्षेत्र के अंतर्गत विनियोग की और कच्चे माल की दोनों चीज को शामिल करते हुए एम हेतु विनियोग वस्तुएं शामिल की जाती हैं। और इसके साथ ही अब देखते हैं इस वर्गीकरण के आधार पर लौह एवं इस्पात संयंत्रों या प्लांट को मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल किया गया, न कि विनियोग वस्तुओं के वर्ग में। क्षेत्रगत विभाजन के इस वर्गीकरण द्वारा एक ओर कच्चा माल व मध्यवर्ती वस्तुओं तथा दूसरी ओर मशीन के मध्य स्पष्ट विभाजन संभव होता है। अब आगे देखते हैं मशीनों को, किसे? मशीनों को, यानी एम को, मशीनों को क्या किया? पुनः
किसमें? 2 भागों में बांट दिया, पुनः 2 भागों में विभाजित किया। अब देखिए मशीनों को इन्होंने पुनः 2 भागों में जो विभाजित किया है वह दोनों भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता वस्तु को उत्पादित करती हैं। नंबर 2, जो केवल आर्थिक मशीनें उत्पादित करती हैं। अब देखिए मशीनों को पुनः इन्होंने जो 2 भागों में बांटा, उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करती हैं वो उसमें, और जो केवल आर्थिक मशीनें उत्पादित करती हैं इसमें। तो ये दोनों भागों को मशीनों से डिवाइड किया और इसके बाद इस क्षेत्रगत विभाजन के आधार पर चारों क्षेत्रों को तालिका द्वारा हम स्पष्ट करके देख लेते हैं। ये जो चारों क्षेत्र मैंने दिए हैं I, R, C और M, इन चारों क्षेत्रों की मैं एक टेबल बना करके आपके समक्ष अभी स्पष्ट कर देता हूँ। उन चीज़ों को आप देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि राजवशीन का जो मॉडल है वह महालानोबिस मॉडल से अलग कैसे है। देखिए टेबल तैयार करते हैं। एक तरफ क्षेत्र और जिसमें समाहित हैं, नंबर 1 क्षेत्र सी क्या है? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। सी क्षेत्र को देखें, इसमें उपभोक्ता वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे सूती वस्त्र, चीनी, खाद्यान्न, रेलवे, पैसेंजर सेवा, आदि। इसके बाद क्षेत्र दूसरा क्या है? आई। और आई क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? उपभोक्ता वस्तुओं हेतु विनियोग। उपभोक्ता वस्तुओं हेतु विनियोग। और इस विनियोग के अंतर्गत
देखिए क्या क्या आता है, जैसे वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, मशीनरी, पैसेंजर कोच, चीनी मिल मशीनरी आदि। इसके बाद क्षेत्र आता है आपका आर, और आर क्षेत्र किसके लिए है? आर है कच्चे माल के लिए, और कच्चे माल के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी कच्चे माल, इसके अंतर्गत क्या है? कच्चे पदार्थ एवं मध्यवर्ती वस्तुएं अर्थात स्टील है, सीमेंट है, विद्युत शक्ति है, कोयला है, खाद, रेलवे वस्तु सेवाएं। इसके बाद क्षेत्र आता है एम, और एम क्षेत्र किसके लिए है? मशीनरी के लिए। एम क्षेत्र किसके लिए है? मशीनरी। और मशीनरी में क्या है? मशीनरी के अंतर्गत यानी आई, आर व एम के लिए विनियोग वस्तुएं, जिसमें मशीनरी, खाद इकाइयाँ, मशीन टूल्स शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से ये जो टेबल है इसमें इन चीज़ों को शामिल किया गया। अब देखिए राज व सेन के मॉडल में उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करने वाली मशीनों तथा मशीन उत्पादित करने वाली मशीनों के मध्य भेद किया जाता है। फिर से एक बार समझें, राज व सेन के मॉडल में उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करने वाली मशीनों तथा मशीन उत्पादित करने वाली मशीनों के मध्य भेद किया जाता है, जिससे महालानोविस के मॉडल की तरह बीटा के निर्धारण की समस्या उत्पन्न नहीं होती। अब देखिए बीटा के निर्धारण की समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होती है, तो फिर क्या है? देखें, राज व सेन के मॉडल में प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन की मांग निर्भर करती है अन्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उत्पादन पर। अतः औद्योगिक संबंधों की विशेषताओं की सामान्य आत्मनिर्भरता के भंवर जैसी समस्या विद्यमान नहीं होती। महालानोविस के मॉडल में माना गया था कि क्या माना गया था? बीटा सी ग्रेटर देन बीटा के, यानी बीटा सी ग्रेटर देन बीटा के, अर्थात उत्पादन में सीमांत वृद्धि जो पूंजी स्टॉक में होने वाले वृद्धिमान योग द्वारा प्राप्त होती है। पूंजी वस्तु क्षेत्र के सापेक्ष उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में अधिक उच्च होती है। राज व सेन के मॉडल में ऐसी कोई मान्यता नहीं मानी गई है। अब देखिए राज व सेन के मॉडल के जितने भी समीकरण हैं उन समीकरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समीकरणों को देखते हैं, क्या इक्वेशन है इनकी। राज व सेन के मॉडल के समीकरण
अब देखिए ये जो समीकरण दिए हैं, क्या क्या समीकरण हैं, तो चलिए इक्वेशन ऑफ द मॉडल। क्षेत्र सी के उत्पादों की मांग निर्भर करती है, फिर देखें, क्षेत्र सी के उत्पादों की मांग निर्भर करती है किस पर, तो देखिए निर्भर करती है आई आर व एम पर। किस पर? आई आर व एम, एवं आई आर व एम एवं किस पर? सी। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आई आर एम व सी द्वारा किए गए उत्पादन के निरपेक्ष आकार पर। स्वामित्व हेतु विचार योग्य दशा में, अब देखिए अगर स्वामित्व हासिल करना है तो स्वामित्व योग हेतु विचार योग्य दशा में क्या होगा? C इजिकल टू डी। क्या है? C इजिकल टू डी, जहां चूंकि C के बारे में आपको पता है कंज्यूमर है और D क्या है? डिमांड है। तो देखिए जहां उपभोक्ता वस्तुओं की, जहां उपभोक्ता वस्तुओं की मांग। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुपस्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल उत्पादन बराबर होता है तीनों क्षेत्रों द्वारा उपभोग होने वाली आवश्यकताओं के योग के। किसके बराबर होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुपस्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल उत्पादन बराबर होता है तीनों क्षेत्रों द्वारा उपभोग होने वाली आवश्यकताओं के योग के। अर्थात इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन देखिए इक्वेशन क्या है? C इजिकल टू ब्रैकेट में I प्लस एम प्लस C एल्फा इंटू एल्फा, यानी C इजिकल टू I प्लस एम प्लस C ब्रैकेट ऑफ इंटू एल्फा, और ये आपका समीकरण हो गया फर्स्ट। यानी एक समीकरण है वह है C इजिकल टू I प्लस एम प्लस C ब्रैकेट ऑफ इंटू एल्फा। अब देखिए इस समीकरण में क्षेत्र क्या रह गया? R के द्वारा क्या होगा? R के द्वारा उत्पादित उत्पादन की दाईं ओर सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों? जिससे दोहरी गणना ना हो सके इसलिए, क्योंकि इसका मूल्य किसके साथ शामिल है? I, M और C के साथ शामिल है, इसलिए हमने इसमें R का उपयोग नहीं किया है। चूंकि I वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है। क्या? I वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है, और जब वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है उसके बाद C क्षेत्र के द्वारा, C क्या है? कंजप्शन यानी उपभोग, और कंजप्शन जब किया जाता है तो C क्षेत्र के द्वारा किए गए उत्पादन की वृद्धि दर
पर विनियोग उपभोक्ता उत्पादन, अब देखिए उपभोक्ता उत्पादन क्या होगा? उपभोक्ता उत्पादन होगा DC अपॉन DT, DC अपॉन DT में क्या हो जाएगा? में परिवर्तन की दर के अनुपाती होगा। यह संबंध स्टॉक एवं प्रवाह का है। अतः समीकरण 2 जो होगा, दूसरा समीकरण क्या होगा? देखिए DC अपॉन DT इंटू I इजिकल टू I, ये दूसरा समीकरण है आपका सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या कहता है? DC अपॉन DT इंटू I इजिकल टू I के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या होगा? I इजिकल टू क्षेत्र, C के लिए पूंजी स्टॉक उत्पादन प्रवाह का अनुपात है। जब पूंजी प्रवाह का अनुपात है तो अब देखते हैं R वस्तुओं की मांग निर्भर करती है सभी क्षेत्रों के उत्पादन के निरपेक्ष आकार पर। अतः कच्चे माल का उत्पादन सभी क्षेत्रों के उत्पादन से संबंधित होगा। यह मानते हुए कि एक समय अवधि में प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन की प्रति इकाई, अब देखिए उत्पादन की जो प्रति इकाई है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है R से। किससे? R का भाग समान कच्चे माल को समाहित करता है। इससे हम निम्न संबंध ज्ञात करते हैं, और वह संबंध कौन सा है? तो चलिए तीसरा जो समीकरण है उसे हम देखते हैं कि तीसरा समीकरण क्या है। देखिए इक्वेशन C प्लस I प्लस R प्लस M ब्रैकेट ऑफ इंटू R इजिकल टू R, और ये समीकरण आपका है तीसरा, यानी C प्लस I प्लस R प्लस M ब्रैकेट ऑफ इंटू R इजिकल टू R। अंततः M वस्तुओं के लिए मांग निर्भर करती है। मांग किस पर निर्भर करेगी? I, R व M पर। I, R व M क्षेत्र में होने वाली वृद्धि की दरों पर। अर्थात अब क्या होगा? अर्थात यह निर्भर करेगी किस पर? DI अपॉन DT इंटू DR अपॉन DT इंटू या तथा DM अपॉन DT पर। अब देखिए जब इस पर निर्भर करेगी तो क्या होगा? एक निश्चित समय अवधि में तीनों क्षेत्रों के लिए समान स्टॉक उत्पादन प्रवाह अनुपात M की मान्यता लेने पर क्या होगा? तो देखते हैं कि जब M की मान्यता हम लेंगे तो क्या होता है, यानी मशीनरी को जब हम इसमें शामिल करेंगे तो उसका देखिए
एम की मान्यता लेने पर इक्वेशन जो होगा वह होगा इक्वेशन यानी समीकरण होगा m इजिकल टू डी आई अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी प्लस डी एम अपॉन डी टी इंटू एम। अब ये जो समीकरण है यह आपका समीकरण हो गया चौथा। अब देखिए उपर्युक्त चारों समीकरणों को अब मैं क्या करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चारों समीकरणों को दो मैट्रिक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैं मैट्रिक्स आपके समक्ष बनाऊंगा, जहां पहली मैट्रिक्स चालू आधा प्रवाह के लिए होगी और दूसरी मैट्रिक्स पूंजी स्टॉक की है। तो देखिए दोनों की मैं आधा यानी इनपुट आउटपुट यहाँ देखते हैं सी आई आर एम, इधर देखिए सी आई आर एम। अब देखिए सी की यानी एल्फा, नेक्स्ट एल्फा जीरो एल्फा, इसके बाद जीरो 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 जीरो, नेक्स्ट है आर 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 आर, नेक्स्ट जीरो 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 जीरो। यह चालू आधा प्रवाह है, चालू आधा प्रवाह। और सेकंड वाली जो बना रहा हूं यह होगी पूंजी स्टॉक की। अब देखिए इसमें भी डी सी अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, नेक्स्ट है डी आर अपॉन डी टी, नेक्स्ट डी एम अपॉन डी टी। यहाँ देखिए सी आई आर एम, रिजल्ट निकाल के देखते हैं, इसका जीरो इसका जीरो, ये जीरो ये भी जीरो। नेक्स्ट देखेंगे आई जीरो जीरो
0। आगे देखें R की 0 0 0 0, फिर 0 M M 0। और यह है पूंजी स्टॉक, पूंजी स्टॉक आधा प्रवाह। चलिए अब देखिए उपर्युक्त चारों समीकरणों को या उपर्युक्त चारों समीकरणों से राज एवं सीन ने जो निष्कर्ष निकाला है वह है चारों क्षेत्रों में समान लघुगणक वृद्धि की दर होने पर इनके लिए आवश्यक है कि सभी एक समान दर से बढ़ें। यह दर किस प्रकार की होगी तो देखिए ये भी देख लेते हैं। यह जो दर होगी वह होगी, इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि समीकरण नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। समीकरण होगा G इजिकल टू 1/C इंटू DC/DT इजिकल टू 1/M इंटू DM/DT इजिकल टू 1/R इंटू DR/DT इजिकल टू 1/I इंटू DI/DT इजिकल टू देखते हैं इजिकल टू 1 माइनस एल्फा और 1 माइनस R अपॉन एल्फा 1 माइनस R I माइनस M प्लस M। समीकरण 1 व समीकरण 3 को समय t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर समीकरण जो पांचवा होगा वह पांचवा समीकरण होगा DC/DT इजिकल टू एल्फा DC/DT प्लस DM/DT प्लस DI/DT इजिकल टू α/1 माइनस एल्फा ब्रैकेट में DI/DT प्लस DI/DT
एम अपॉन डी टी। ये समीकरण कौन सा हो गया? पांचवा, यानी इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 6, यानी चलिए छठी समीकरण को भी देख लेते हैं। इक्वेशन 6 क्या है? देखिए, डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू आर इंटू डी सी अपॉन डी टी प्लस डी आई अपॉन डी टी प्लस डी एम अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी, यानी इजिकल टू आर अपॉन आर माइनस आर ब्रैकेट में इंटू डी सी अपॉन डी टी प्लस डी आई अपॉन डी टी प्लस डी एम अपॉन डी टी। ये समीकरण हो गया छठा। अब देखिए, समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। समीकरण 6 का मान समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर हम प्राप्त करते हैं कौन सा? इक्वेशन 7 में क्या है? m इजिकल टू m r अपॉन 1 r अपॉन माइनस r ब्रैकेट में डी सी अपॉन डी टी प्लस डी आई अपॉन डी टी प्लस डी एम अपॉन डी टी ब्रैकेट ऑफ प्लस क्या होगा? डी एम अपॉन डी टी प्लस डी आई अपॉन डी टी। इसके बाद इजिकल टू m r अपॉन i माइनस r 1 माइनस r डी सी अपॉन डी टी प्लस i अपॉन 1 माइनस r ब्रैकेट में डी एम अपॉन डी टी प्लस डी आई अपॉन डी टी
जब ये प्राप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है, देखिए अब समीकरण 5 से क्या कर दें, di/dt प्लस dm/dt को मूल्य समीकरण यानी मूल समीकरण क्या कर दें, y में रखने पर क्या प्राप्त होगा, 8वां समीकरण हमें प्राप्त होता है और वह समीकरण है यानी इक्वेशन 8वां है, क्या है देखें, m m r/1 - r इंटू dc/dt प्लस 1/1 - r इंटू 1 - alpha/alpha इंटू इजिकल टू m वापस कोष्टक में r alpha प्लस 1 - alpha अपॉन r ब्रैकेट में 1 - alpha dg/dt। समीकरण 1 से हम प्राप्त करते हैं, अब देखिए समीकरण 1 से जो हम प्राप्त करते हैं तो इक्वेशन या जो समीकरण है वह 9वां समीकरण होगा, क्या होगा, 9वां समीकरण है 1 - alpha c इजिकल टू alpha m प्लस alpha i, ये 9वां समीकरण है। अब समीकरण 8 से m का मूल्य तथा समीकरण 2 से i का मूल्य लेकर हम समीकरण अगर 9 में रखें तो समीकरण 9वां जो होगा वह होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं, समीकरण 8 से m का मूल्य तथा समीकरण 2 से 1 का मूल्य लेकर समीकरण 9 में हम रखें तो समीकरण हमें कौन सा मिल जाएगा, 10। तो इक्वेशन 10 यानी 10वां समीकरण देखते हैं क्या है, 1 - alpha 1 - alpha ब्रैकेट ऑफ c इजिकल टू alpha m alpha इंटू m। अब देखिए कोष्टक में alpha r प्लस 1 - alpha अपॉन
एल्फा कोष्टक 1, इसके बाद फिर कोष्टक में 1 माइनस आर कोष्टक बंद। आगे देखिए डी सी अपॉन डी टी प्लस एल्फा आई डी सी अपॉन डी टी। देखिए यहाँ इजिकल टू एम कोष्टक एल्फा आर प्लस 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस डी आई डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू एम ब्रैकेट में एल्फा आर प्लस 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट ऑफ प्लस एल्फा आई ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन आई माइनस 1 माइनस आर डी सी अपॉन डी टी। देखिए या क्या होगा 1 अपॉन सी इंटू डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू 1 माइनस आर ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फा अपॉन एम ब्रैकेट में एल्फा आर प्लस 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा आई 1 माइनस आर कोष्टक या जी इजिकल टू 1 माइनस सी इंटू डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू 1 माइनस आर कोष्टक 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा 1 माइनस आर आई माइनस एम प्लस एम। यह 10वां समीकरण है। अविरत वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए मॉडल में कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए यह एक निर्णय मॉडल यानी डिसीजन मॉडल का रूप नहीं ले सकता है। अतः अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विस्तार का अंतर कुछ परिवर्तित मान्यताओं द्वारा प्रकट किया गया है। अब देखिए जो विस्तार का अंतर है उसे हम अगले वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आएंगे
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर कोई भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आता है, आप बेझिझक मेरे लिए कमेंट करें। आपके कमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होंगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मेरे जो नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, वहाँ से इन्हें लोड करके पढ़ें। धन्यवाद।